Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 3 Anti-Competitive Agreements. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will see what is anti-competitive agreements, meaning and scope, that is section number 3. In that we will cover horizontal and vertical agreements, section number 3, subsection 3 and subsection 4. Per se rule, rule of reason, exemptions from anti-competitive agreements, prohibition of anti-competitive agreement, cartel bid rigging, practices, decisions and agreements resulting into cartels, pro-competitive and anti-competitive effects of joint ventures, pro-competitive and anti-competitive effects of vertical agreements, prevention of anti-competitive agreements in USA, UK and EU. We have seen the competition agreement or the competition law of these three countries in last module as well, so you can include those points also. So let's get started. Anti-competitive agreement, section 3. Section 3 of Competition Act 2002 डिफाइन करता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. उसमें सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? कोई भी एंटरप्राइज या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज या कोई पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में या ऐसे अग्रीमेंट में एंटर नहीं करेगा जिससे कि कंपटीशन पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो. एनी अग्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिससे कि कंपटीशन पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, AEEC, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन. अगर निग्लिजिबल एडवर्स इफेक्ट है तो चलेगा, बट अप्रिशिएबल अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है तो नहीं चलेगा. अब सबसेक्शन 1 में जो भी अग्रीमेंट में कोई पर्सन एंटर होता है, यानी कि वो सबसेक्शन 1 की प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करता है, तो वैसे अग्रीमेंट को हम वॉइड मानेंगे. ये है सबसेक्शन 2. अब जो सबसेक्शन 3 है ना, वो अपने आप में हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट का डेफिनेशन है. एनी अग्रीमेंट एंटर इनटू बिटवीन एंटरप्राइजेस, या तो एंटरप्राइजेस में या तो एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस में, पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में, या बिटवीन पर्सन एंटरप्राइजेस प्रैक्टिसेस कैरिड ऑन, उनके बीच में या कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है या कोई एसोसिएशन हो रहा है, इंक्लूडिंग कार्टल्स, इन एंगेजिंग, मतलब वो क्या करने वाले, एक अग्रीमेंट के थ्रू आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का परचेज और सेल करेंगे. मतलब यहाँ पे सेम लेवल ऑफ गुड्स, दोनों के गुड्स आइडेंटिकल है, सिमिलर है, या दोनों की प्रोविजन सेम है, ऐसे एंटरप्राइजेस साथ में आके एक अग्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो परचेज या सेल प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं. प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं. जो मार्केट शेयर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय वे ऑफ अलोकेशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिड रिगिंग या कोलिसिव बिडिंग कर सकते हैं. यानी कि बिडिंग के टाइम पे दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि जो सबसे कम रेट है हम उस पर बिड करेंगे, या हम दोनों सेम रेट पे करेंगे, या हम इस रेट के ऊपर बिड नहीं करेंगे. ऐसे ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं ना बिटवीन सेम लेवल ऑफ पार्टीज जो सेम प्रोडक्ट या सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे, उसको हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट माना जाता है. अगर अग्रीमेंट जॉइंट वेंचर है जिसके वजह से प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन या कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बढ़ रहा है, तो उस केस में, वो जॉइंट वेंचर के केस में, ये ऊपर के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. बाकी ये जो पूरा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट. नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4, ये है वर्टिकल अग्रीमेंट. अगर अग्रीमेंट डिफरेंट मार्केट में हो रहा है या डिफरेंट स्टेजेस में हो रहा है तो फिर वो वर्टिकल अग्रीमेंट है. समझो ए गुड के यूज़ के लिए बी भी लगता है, तो ए और बी के बीच में अग्रीमेंट, जैसे कि अगर तुम प्रिंटर ले रहे हो तो कार्टेज भी ले रहे हो, तो ये अग्रीमेंट को वर्टिकल अग्रीमेंट माना जाएगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेम चीज़ है, ठीक है. इंक्लूडिंग टाई इन अग्रीमेंट,
exclusive supply agreement, exclusive distribution agreement, refuse to deal, resale price maintenance. exclusive supply agreement क्या है कि मैंने एक ऐसा exclusive agreement किया है कि सिर्फ इस goods को मैं ही supply करूँगी. This is exclusive supply agreement. या definition भी दिया है. Agreement restraining any manner the purchaser in the course of this trade from acquiring or otherwise dealing in goods other than those of the seller. मतलब मैं जो सेलर हूँ, मुझे छोड़ के तुम किसी और के पास से ये गुड्स बाय नहीं कर सकते. ओनली आई विल सेल दिस गुड्स. दिस इज एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट. दूसरा है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट. मतलब किसी डीलर ने क्या बोला है कि मैं इस गुड का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 या 3 एंटिटी को ही करूँगा एंड देन यू विल हैव टू बाय फ्रॉम दोज. यहाँ पे अग्रीमेंट क्या है कि जो आउटपुट है या जो सप्लाई है वो किसी 2 या 3 चीज़ों डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलेगा. ठीक है, एंड बाकी का ही विल विथहोल्ड. रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या है? अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन कंडीशन दैट प्राइस टू बी चार्ज्ड ऑन द रीसेल बाय द परचेजर शैल बी द प्राइजेस स्टिपुलेटेड बाय द सेलर अनलेस इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट प्राइजेस लोअर देन दोज प्राइस में बी चार्ज्ड. ये हो गया रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. तो अब ये जो पांचों अग्रीमेंट है, अगर इनका अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन पे, तो देन दे विल बी वॉइड. दे विल बी ट्रीटेड एज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. नेक्स्ट पॉइंट है एग्जम्पशंस फ्रॉम एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. तो एग्जम्पशंस क्या है? द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट और to impose reasonable conditions as may be necessary for protecting any of his rights which have been or may be conferred upon him under. मतलब ये जो नीचे के पॉइंट्स है, इसमें अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है तो हम उसको एग्जेम्प्ट मानेंगे फ्रॉम एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. सो दैट इज एग्जेम्प्ट. एग्रीमेंट अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट्स एक्ट 1970, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 or the Trademark Act 1999, Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999, Designs Act 2000, Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act 2000. और जो राइट है, राइट ऑफ अ पर्सन टू एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया to the extent to which the agreement relates exclusive to production, supply, distribution, control, इस राइट को भी हम एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट नहीं मानेंगे. सो दीज आर द एग्जम्पशंस फ्रॉम एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. कार्टेल क्या है? कार्टेल मतलब एसोसिएशन ऑफ, यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, जो एक अग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे को लिमिट कर रहे, कंट्रोल कर रहे या अटेम्प्ट टू कंट्रोल व्हाट? द प्रोडक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन, द सेल और प्राइस ऑफ गुड्स और ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस. तो ये ग्रुप जो एक अग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, लिमिट कर रहा है, दैट इज नोन एज कार्टेल. बिड रिगिंग. बिड रिगिंग को हमने क्या बोला था? एक इलीगल प्रैक्टिस है, एक एंटी कॉम्पिटिटिव कोलिजन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है. ऑलरेडी एक प्राइस डिटरमाइन की जा रही है और कि हम उससे हायर प्राइस पे नहीं लेंगे या हम उससे लोअर प्राइस पे नहीं लेंगे. ये जहाँ भी जिस भी इंडस्ट्री में ये है, तो हम इसको मान रहे हैं कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट है, राइट, ऑन द कंपटीशन. तो इसलिए ये एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट माना जाएगा. हमने कहाँ देखा था बिड रिगिंग? इसके पहले यहाँ पे हॉरिजेंटल अग्रीमेंट में ये पॉइंट को भी एंटी कॉम्पिटिटिव माना गया है. When bidders coordinate, it undermines the bidding process and can result in rigged price that is higher than what might have resulted from a free market. Competitive bidding process. Bid rigging can be harmful to consumers and taxpayers who may be forced to bear the cost of higher prices and procurement cost. Bid rigging practices can be present in an industry where business contracts are awarded through the process of soliciting competitive bids. तो मेन ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? कंज्यूमर, टैक्सपेयर, जिनको ज़्यादा रेट में ये गुड्स खरीदने पड़ेंगे. सो दिस इज अगेन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट. पर से रूल एंड रूल ऑफ रीजन. पर से रूल क्या बोलता है?
When one person on whom the offences or the allegations which pertain to a specific issue is alleged in front of any court of law, मतलब जब किसी पर्सन पे कोई आरोप लगता है अंडर दिस सेक्शन, तो उसका काम है कि वो प्रूव करे कि जो उस पे एलिगेशन है वो फॉल्स है। नॉर्मली ये कब होता है? हॉरिजेंटल अग्रीमेंट्स के केसेस में होता है। हॉरिजेंटल अग्रीमेंट के केस में ऑलरेडी प्रिज्यूम किया गया है कि जो पर्सन ने ये अग्रीमेंट किया है ही इज द अक्यूज्ड पर्सन, उसके अगेंस्ट चार्जेस लगेंगे, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल अंडर द एक्ट। तो उस पर्सन का काम है कि वो प्रूफ दे कि ही इज इनोसेंट। द बर्डन ऑफ क्लेम फॉल्स ऑन द अक्यूज्ड पर्सन। सो दिस रूल इज पर से रूल, मतलब जहाँ पे हम प्रिज्यूम कर रहे, दिस इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ प्रिजम्पशन, कि जो पार्टी है अंडर द अग्रीमेंट हैज़ डन द रॉन्ग, मतलब हैज़ एंटर्ड इनटू द एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, तो वो पार्टी का काम है प्रूव करना। बट रूल ऑफ रीजन क्या बोलता है? एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ पर से रूल। वो बोलता है कि तुमने एलिगेशंस लगाए कि इस पर्सन ने गलती की है, बट नाउ इट्स योर ड्यूटी टू प्रूव कि उसने कैसे गलती की है। ये नॉर्मली वर्टिकल अग्रीमेंट्स में होता है। वर्टिकल अग्रीमेंट्स को पहले से ही नहीं माना जाता है कि अक्यूज्ड की गलती थी। तो यहाँ क्या दिया है? द प्रूफ ऑफ proving the information alleged by them or any anti-competitive agreement claimed by them. Section 3(1) of the Act might cause or likely may cause an appreciable adverse effect. The reason being the application of rule of reason, where the onus on the information to prove the fact it cause an appreciable adverse effect, as there is preponderance of probability as applied by the Competition Commission of India. तो फिर उस केस में क्या होता है? रूल ऑफ रीजन इज अप्लाइड एंड नॉट पर से रूल। सिमिलरली इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 और इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, जहाँ पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है वहाँ पे, और जहाँ पे वर्टिकल अग्रीमेंट का सेक्शन है वहाँ पे रूल ऑफ रीजन अप्लाई होगा। एंड इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 पर से रूल अप्लाई होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। प्रैक्टिसेस, डिसीजंस एंड अग्रीमेंट्स रिजल्टिंग इनटू कार्टेल। कार्टेल का हमने मीनिंग क्या देखा? ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं या कंट्रोल करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या? द प्रोडक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन, द सेल और प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब वर्टिकल अग्रीमेंट में क्या होता है? डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, बट हॉरिजेंटल में सेम लेवल है। तो उस केस में जब सेम लेवल है एंड यू आर लिमिटिंग और कंट्रोलिंग, देन इट बिकम्स इलीगल एंड इज कॉल्ड एज कार्टेल। सो कार्टेल इज इलीगल। एक जनरल प्रिजम्पशन है कि हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स में अगर कार्टेल हो रहा है तो दे आर रॉन्ग, पर से रॉन्ग, मतलब पहले से ही वो रॉन्ग है। बट हर हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट कार्टेल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट है और वो अगर कार्टेल है एज पर द डेफिनेशन इन द एक्ट, जो यहाँ दिया है पहले 2 लाइन, तो दैट इज रॉन्ग। If there is agreement made by 2 players of the market who sit in the same chain मतलब horizontal. If the products are similar but not identical, तो वो horizontal agreement है और हम उसको illegal मानेंगे under section 3 subsection 3. एग्जाम्पल क्या है? ओनियन का होलसेल डीलर मार्केट का दूसरे ओनियन के डीलर से अग्री करता है कि डिमांड अगर ओनियन का बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ेगा, देन दैट इज इलीगल। तो वो क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, होल्ड करके होल्ड करते हैं अनियंस को, फिर उसकी वजह से डिमांड बढ़ता है मार्केट में, प्राइस बढ़ता है एंड फिर वो अनियन सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। सो दैट इज इलीगल, क्योंकि ये सेम लेवल पे था, गुड अनियन था दोनों भी साइड, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। वैसे ही अगर 2 प्लेयर मिलके मार्केट प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, so then such agreement need not be in writing, but the mere understanding of 2 parties will suffice to qualify as a cartel. So there need not be any reason for the informant to prove, but he falls on the other person. Pro-competitive and anti-competitive effect of joint venture. Joint venture में एक wide spectrum है in the term of cost-benefit ratio. कॉस्ट मतलब क्या? एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, एंड बेनिफिट मीन्स प्रो कॉम्पिटिटिव इफिशियंसी। बहुत से जॉइंट वेंचर्स क्या करते हैं? पहले ही
प्रो और एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट्स को बैलेंस करके चलते हैं। जॉइंट वेंचर्स हैविंग ओवरऑल प्रो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट शुड बी परमिटेड, मतलब जहाँ प्रो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है वहाँ उनको परमिट करना चाहिए, और अगर एंटी कॉम्पिटिटिव रेस्ट्रिक्शंस है तो शुड नॉट बी परमिटेड। यहाँ पे एनफोर्समेंट गाइडलाइंस है अंडर द कॉम्पिटिशन लॉ। सेफ हार्बर्स आर स्पेशली हेल्पफुल व्हेन कंट्री लॉज हैव important differences in procedural and substantive treatments accorded to mergers as opposed to interfirm agreements. Firm may have strong incentive to structure their joint ventures in a way that might be suboptimal from an economic efficiency perspective. यूरोपियन यूनियन की भी कंपटीशन पॉलिसीज है विच गवर्न्स जॉइंट वेंचर्स, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ट्रेडिशनली दे वर मोर फॉर्मलिस्टिक and less economy in their approach to joint venture, but over the period of time, considering the pro-competitive and anti-competitive effect, now even they have started seeing, and horizontal agreement में हम specially देखेंगे कि that is having an anti-competitive effect. Pro-competitive and anti-competitive effect of vertical agreements. Vertical agreements पहले से ही illegal नहीं है. It is to be proved and subject to rule of reason scrutiny by the competition law regulators. अगर कोई वर्टिकुलर रिस्ट्रेंट है अग्रीमेंट में, it is to be scrutinized considering both anti-competitive and pro-competitive aspect. अगर pro-competitive aspect ज़्यादा है comparing to the anti-competitive aspect, तो फिर the vertical restraint shall not be considered to having adverse effect on competition. Thus the agreement will be lawful. But अगर उसका उल्टा है, एंटी कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द प्रो कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट, तो वी विल कंसिडर इट इज़ हैविंग अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन, एंड देन दैट अग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, और फिर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर फाइन इम्पोज कर सकता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द इंक्वायरीज बाय द कमीशन। तो मतलब यहाँ पे हम दो चीज़ें कंपेयर करेंगे, क्या ज़्यादा है, एंटी कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है या प्रो कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट इन यूएसए, यूके एंड ईयू। हमने ये कल भी देखा ये पॉइंट कि इंडिया में सिंगल लेजिस्लेशन है, यूएस में दो है। मैं क्विकली रिवाइज करूँगी ये पॉइंट। यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, फेडरल ट्रेड कमीशन है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और फेडरल ट्रेड कमीशन एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, लाइक हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। शर्मन एक्ट ओल्डेस्ट फेडरल एंटी ट्रस्ट स्टैट्यूट है। उसके बाद क्लेटन एक्ट आया 1914 में। द डीओजे दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफटीसी फेडरल ट्रेड कमीशन का काम है कि वो शर्मन एक्ट और क्लेटन एक्ट को एनफोर्स करे। अगर कोई वायलेशन होता है तो डीओजे हैज़ द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू प्रोसिक्यूट। फिर ईयू लॉ भी हमने देखा था कि वहाँ पे एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन ट्रीटी, जो आर्टिकल 101 एंड 102 में कंपटीशन लॉ के पॉइंट्स को कवर करती है। ट्रीटी ने स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं दिया है, बट उसकी पॉलिसीज़ में एंटी ट्रस्ट लॉ दिया है। जैसे कि हमने इंडिया में देखा कि सेपरेट एंटिटी है सीसीआई, सिमिलरली यूरोपियन पॉलिसीज़ जो है उसी लाइन में इंडियन लॉ भी बनाया गया है। Though the act has much in common with US and EU enforcement structure, the system differs significantly in the matter of levels and quality of enforcement. ये एकदम शॉर्टली मैंने फटाफट समझाया क्योंकि पिछले मॉड्यूल में ये मैंने बहुत डिटेल में लिया है। अभी हमने क्या क्या देखा, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का मीनिंग देखा, सेक्शन 3(1) कि अगर वो अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं तो अगर उसका अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है तो क्या, 3(2) में वो वॉइड माना जाएगा, 3(3) में हॉरिजेंटल, 3(4) में वर्टिकल और 3(5) में एक्सेप्शन। पर से रूल देखा 3(3), रूल ऑफ रीजन देखा 3(1) एंड 3(4), एग्जामिशन देखा 3(5), प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट देखा, कार्टेल बिड रिगिंग, कार्टेल रिलेटेड डिसीजंस अग्रीमेंट्स, प्रोएक्टिव एंड एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑन जॉइंट वेंचर ऑन वर्टिकल अग्रीमेंट, कंपेयर करते हैं हम दोनों को कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, एंड प्रिवेंशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स इन यूएस, यूके एंड ईयू। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।